स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और हम मिल रहे हैं हमारे अपने प्लेटफॉर्म साउथ सिटी पीसीएमबी पर। यहाँ हम कर रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इंग्लिश और सोशल साइंसेस के ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज, जहाँ पर आज टर्म है फिजिक्स का, क्लास 10 चल रही है। इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम्स करनी थी। लास्ट लेक्चर में हमने इक्विलिब्रियम डिसाइड किया था कि क्या होता है। तो इक्विलिब्रियम की बातें करें तो इक्विलिब्रियम क्या है वो देखें। हम लोगों ने दो तरह के इक्विलिब्रियम पढ़े थे, एक था रोटेशनल इक्विलिब्रियम और एक था ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब था जितने भी टॉर्क आ रहे हैं उन सब का वेक्टर सम 0 हो जाए, और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब था जितने भी फोर्सेस हैं उन सब का सम 0 हो जाए। हमारे लिए जो चीज जरूरी है वो है रोटेशनल इक्विलिब्रियम पढ़ना, क्योंकि चैप्टर पूरा का पूरा रोटेशनल डायनेमिक्स पर ही घूम रहा है। नेट टॉर्क 0 होगा, इक्विलिब्रियम रहेगा, बॉडी रेस्ट पर है तो रोटेट नहीं करेगी। कुछ छोटे छोटे केसेस देखिए। एक पार्टिकल यहां है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका वेट mg काम कर रहा है, जिसे डायग्राम में fa से दिखाया गया है। इनका भी वेट नीचे कुछ m' काम कर रहा है, जिसे fb से दिखाया गया है। ये पाइवट है, इसी को फलक्रम भी बोलते हैं। RA सेपरेशन है फलक्रम से इनकी, और हमें तो परपेंडिकुलर दूरी चाहिए होती तो RA ले ली, और यहाँ पे क्या बेटा RB। तो तय होता है कि दोनों फोर्सेस बराबर नहीं है, दोनों सेपरेशंस बराबर नहीं है, लेकिन अगर बॉडी रेस्ट पर है तो यानी कि इक्विलिब्रियम है और बैलेंस हो चुके हैं। रेस्ट होने का मतलब ये हुआ कि बैलेंसिंग हो गई, और जब बैलेंसिंग हो गई तो दोनों के दोनों बैलेंस्ड हैं, स्टेट ऑफ रेस्ट पर हैं। ना ये सीसॉ नीचे जा रहा है, ना इधर से नीचे जा रहा है, कहीं से ऊपर नीचे नहीं जा रहा है। इसका अर्थ ये है कि जो टॉर्क A का है और जो टॉर्क B का है वो आपस में बराबर है। A का टॉर्क क्या लिखा जाएगा FA इंटू RA, और B का टॉर्क क्या लिखा जाएगा FB इंटू RB। तो जब टॉर्क बराबर हो जाएंगे, बैलेंसिंग हो जाएगी और हमारा सीसॉ रुका रहेगा। अब इसे अगर हम आगे ले आए तो R कम हो जाएगा, R कम हो जाएगा तो यहाँ का टॉर्क बढ़ेगा, वो ऊपर चला जाएगा। अगर इसे आगे ले आए तो इसका R कम हो जाएगा, R के कम होने से टॉर्क कम हो जाएगा, तो ये नीचे जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा। फिलहाल ये बराबर है। इन्हें देखें, यहाँ पर कुछ डेटा भी लिखा है। 250 न्यूटन 1.5 मीटर, 250 न्यूटन 1.5 मीटर। 25 किलोग्राम का कोई बच्चा है, 25 kg, तो उसका वर्टिकल डाउनवर्ड वेट काम कर रहा है, इसको तुम mg बोलते हो। g की वैल्यू 10 पकड़ लो तो फोर्स की वैल्यू 250 न्यूटन आ गई। यहाँ पर भी कोई दूसरा बच्चा है, वो भी 25 किलोग्राम्स का है, तो उसका वेट वर्टिकल डाउनवर्ड काम कर रहा है, और mg तो वो भी 250 न्यूटन हो गया। ये पाइवट है, एक्सिस ऑफ रोटेशन जिसे बोल रहे हैं, जिस पॉइंट पर वो पाइवटेड है, जिस पॉइंट से वो रोटेट करने वाला है ये। और 1.5 मीटर का जो सेपरेशन है वो यहाँ भी 1.5 मीटर है और यहाँ भी 1.5 मीटर है। तो आप पा रहे हैं कि जैसे फोर्स बराबर है, R भी इक्वल कर दिया पाइवट से, तो F1 इंटू R1 इक्वल टू F2 इंटू R2 का कॉन्सेप्ट तो अप्लाई हो गया, क्योंकि 250 इंटू 1.5 तो बेसिकली 375 न्यूटन मीटर का टॉर्क इधर आया, और 250 इंटू 1.5 यानी कि 375 न्यूटन मीटर का टॉर्क इधर आया। एक क्लॉकवाइज है और एक काउंटर क्लॉकवाइज है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, नेट टॉर्क 0 होगा, बच्चे बैलेंस्ड। आगे देखिए, इस जगह पे आपने कोई एक वेट टांगा हुआ है, भारी भरकम है m1, उसकी कुछ डिस्टेंस है, हम बोल देते हैं x1, ये पाइवट है। इसे बैलेंस करने के लिए हमने एक मास टांगा हुआ है बेटा m2, और उसे किसी x2 सेपरेशन पर टांग दिया गया है, यहाँ पर आप देख रहे हैं। और क्योंकि दूरी बहुत कम है तो डिस्टेंस कम होने से टॉर्क कम हो जाता है। डिस्टेंस कम होने से टॉर्क कम हो जाएगा, तो ये वेट उसे शायद बैलेंस ना कर पाए, नहीं कर पा रहा है, इसीलिए किसी x3 डिस्टेंस पर हमने एक और वेट टांग दिया। पाइवट से ही डिस्टेंसेस लेनी है, ध्यान रखिएगा, n3, और अब ये बैलेंस हो गया। अगर इन दो को एक साइड टांगने से रॉड या बार बैलेंस्ड नजर आता है तो इसका मतलब ये है कि इक्विलिब्रियम आ चुका है, रेस्ट पर है। इक्विलिब्रियम आने का मतलब है काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क और क्लॉकवाइज टॉर्क बराबर होंगे।
इनका वेट देखें वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा, इनका वेट देखें तो ये भी वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा, इनका वेट देखें तो ये भी वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा। अगर इसे पाइवोट माना गया क्योंकि यही पाइवोट है, यही आपके लिए पिन पॉइंट है, इसी पे रुका हुआ है, तो ये काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको रोटेट कराने की कोशिश करेगा, हम इसे एंटी क्लॉकवाइज बोल देंगे। इसका वेट इसे क्लॉकवाइज घुमाएगा, हम इसे CW क्लॉकवाइज लिख देंगे। इसका वेट भी क्लॉकवाइज ही घुमाएगा तो इसे भी CW लिख देंगे। इसका मतलब ये दोनों साथ में ऐड होने वाले हैं और ये ऊपर साइड रहेगा, दूसरी साइड रहेगा। तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क और क्लॉकवाइज टॉर्क बराबर करना है और जब ये काम बराबर होगा तो बैलेंस्ड इक्वेशन के लिए लिखा जाएगा m1 टाइम्स x1, ये टॉर्क है इनका, इनको देखें m2 x2 और इन्हें देखें तो m3 x3, क्योंकि m2 x2 और m3 x3 जो टॉर्क हैं ये एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं इसलिए इन्हें ऐड कर दिया गया और काउंटर क्लॉकवाइज वाला टॉर्क क्लॉकवाइज वाले के बराबर होगा तभी रॉड बैलेंसिंग हो पाएगी। हमने ये इक्वेशन बना दी, इस तरह से रॉड बैलेंस हो गई। ये है कॉन्सेप्ट बैलेंसिंग का। न्यूमेरिकल्स पे आते हैं, सिंपल से कॉन्सेप्ट है, देख रहिए। पहला क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। A uniform meter rule pivoted at 50 centimeter. If 20 gram force weight is hung at 10 centimeter mark, find how much of weight should be hung at 60 centimeter mark to balance the rod. कह रहा है कि एक मीटर रूल है। सबसे पहले तो आप मीटर रूल को पहचानिए कि कह क्या रहा है। मीटर रूल का मतलब 1 मीटर का रॉड। 1 मीटर का रॉड होने का मतलब है कि आप 100 सेंटीमीटर का रॉड ले रहे हैं, ये ध्यान रखिए। 100 सेंटीमीटर का रॉड है, ठीक है। तो आप 100 सेंटीमीटर का सबसे पहले रॉड बना लीजिए आपके सामने। ये बेटा 100 सेंटीमीटर का रॉड, तो कहीं ना कहीं तो 0 सेंटीमीटर होगा और कहीं ना कहीं 100 सेंटीमीटर होगा। यूनिफॉर्म होने का मतलब है हर बराबर टुकड़े का मास बराबर है, तो कहीं ना कहीं 50 सेंटीमीटर आएगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर ही इसका वेट काम करता है, तो अपने वेट की वजह से ये कोई टॉर्क एक्सपीरियंस नहीं करेगा और बिल्कुल भी अपने वेट का टॉर्क एक्सपीरियंस नहीं करेगा, तो अपने वेट की वजह से रॉड नहीं घूमने वाली। कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर का कहीं मार्क है, तो हम यहाँ पर मार्किंग बना लेते हैं 10 सेंटीमीटर की, और कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर के मार्क पर हमारी बॉडी जो है उस पर एक वेट टांगा गया है और वो वेट 20 ग्राम फोर्स का है। तो कॉमन सेंस है अब तो ये घूम जाना चाहिए काउंटर क्लॉकवाइज। इसे रोकने के लिए कहा जा रहा है कि कोई जो 60 सेंटीमीटर का मार्क है वहां पर कितना फोर्स टांग दिया जाए, हम F बोल देते हैं कि रॉड बैलेंस हो जाए। तो हम मान लेते हैं कि F फोर्स लगाने से रॉड बैलेंस हो जाएगी। रॉड बैलेंस हो जाएगी मतलब घूमेगी नहीं, घूमेगी नहीं मतलब इक्विलिब्रियम में रहेगी, तो काउंटर क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज टॉर्क जो होंगे वो बराबर हो जाएंगे। तो चलो इसे देखें। पाइवोट के हिसाब से ये काउंटर क्लॉकवाइज घुमाएगी और ये क्लॉकवाइज घुमाएगी, तो लॉजिकली इन दोनों को इक्वेट करके ही बात बन जाएगी। एक को प्लस एक को माइनस करके जोड़ के 0 के बराबर लिख दें या फिर इक्वेट कर दें, एक ही बात है। तो बॉडी को लाना किस कंडीशन पे है, इक्विलिब्रियम पे। तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क, ये वाली बातें दिमाग में रखनी है। चलो इसे देखो, 20 ग्राम फोर्स इसका फोर्स है, ये 10 सेंटीमीटर है, पाइवोट 50 पे है, तो बीच का जो डिस्टेंस है इन दोनों के वो बेटा 40 है, तो हम लोग 40 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। इधर देखो F के बारे में जानकारी नहीं है, कोई बात नहीं, ये 60 है ये 50 है, तो लॉजिकली इनके बीच का सेपरेशन कितना है 10 सेंटीमीटर, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा 10। 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, फोर्स की वैल्यू आ गई बेटा 80, यूनिट वही चलेगी जो गिवन थी, ग्राम फोर्स। 80 ग्राम फोर्स का फोर्स
60 सेंटीमीटर के पॉइंट पर टांग देने पर हम पाएंगे कि रॉड बैलेंस हो जाएगी। चलो अगले सवाल पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आसान सवाल है, देखते रहिए। अगला सवाल कह रहा है कि if 100 ग्राम फोर्स at 25 centimeter is hung on a uniform meter rule pivoted at midpoint, यानी कि जो हमारा पाइवोट है वो मिड पॉइंट पे, तो जब भी कभी पाइवोट मिड पॉइंट पे आएगा तो मानकर चलेंगे कि रॉड के अपने वेट की वजह से कोई टॉर्क नहीं आएगा। 25 सेंटीमीटर पे काम हो रहा है, कह रहा है कि फाइंड मिनिमम फोर्स टू बैलेंस द रॉड। अब बात मिनिमम फोर्स पे आ गई, तो टॉर्क का कॉन्सेप्ट यहां सोचना पड़ेगा। देखो, एक मीटर रूल है यूनिफॉर्म, मीटर का मतलब यहाँ पर 0 सेंटीमीटर और यहाँ पर कितना 100 सेंटीमीटर। लॉजिकली बीच में रहा होगा 50 सेंटीमीटर और यहाँ हो गया पाइवट। अब जब यहाँ पाइवट आ गया तो लॉजिकली बीच में कहीं रहा होगा 25 सेंटीमीटर और यहाँ पर हमने कोई वेट टांग रखा है जो क्वेश्चन में गिवन है और वो है 100 ग्राम फोर्स। कह रहा है कि इसमें मिनिमम फोर्स लगा के इसे बैलेंस करो। एक बात तो है कि जो फोर्स लगानी है वो राइट में लगानी है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। मिनिमम फोर्स के लिए समझना क्या है कि जितना टॉर्क ये फोर्स क्रिएट कर रहा है उतना ही टॉर्क हमें प्रोड्यूस करना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिससे ये बैलेंस हो जाए। अब टॉर्क के अंदर दो तरह की बातें आती हैं, देखिएगा, F into R। जो टॉर्क रिक्वायर्ड है वो टॉर्क रिक्वायर्ड है। अब भाई जितना टॉर्क लगा रहा है उससे कम लगाओगे तो ऐसे घूमेगा, इससे भी ज्यादा इधर टॉर्क लगा दोगे तो ऐसे घूमेगा। रॉड को करना है बैलेंस, मतलब जितना टॉर्क ये प्रोड्यूस कर रहा है एग्जैक्टली उतना ही टॉर्क तुम्हें चाहिए। और जब टॉर्क चाहिए सेम तो ये हो गया फिक्स। फोर्स को करना होगा मिनिमाइज तो आर को करना होगा मैक्सिमाइज, यानी कि जितना आर बढ़ेगा फोर्स की रिक्वायरमेंट उतनी कम हो जाएगी। इस वजह से हम पाइवट से और दूर फोर्स लगाने जाएंगे, 100 पर फोर्स लगाएंगे। सर 100 के बियॉन्ड क्यों नहीं गए? जब रॉड ही खत्म हो जाएगी तो फोर्स कहां लगाओगे भाई? इस वजह से तुम जो फोर्स लगाओगे वो 100 पे लगाओगे। यानी कि जब मिनिमम फोर्स पे कमेंट कर रहा होगा तो मिनिमम फोर्स वाले क्वेश्चंस में जो फोर्स होगी वो पाइवट से मैक्सिमम डिस्टेंस यानी एक्सट्रीम पर लग रही होगी। और ऐसे समय पे फिर से वही बात, टॉर्क की कंडीशन की बातें हैं। 25 सेंटीमीटर का मेरे हिसाब से डिस्टेंस दिख रहा है और यहाँ तो आपको 50 सेंटीमीटर का डिस्टेंस दिख रहा है। ध्यान दीजिएगा, मार्किंग को माइनस करने के बाद जो डिस्टेंस आएगी टॉर्क में वो ली जाएगी, मार्किंग नहीं ली जाएगी। इसलिए आप लिखेंगे 100 into 25 इक्वल टू फोर्स into 50। अब इससे इसको काट दोगे तो आंसर 2 आएगा और फोर्स की वैल्यू आप देखोगे तो 50 ग्राम फोर्स आएगी। एंड दिस इज द फोर्स रिक्वायर्ड। ये मिनिमम है, इससे कम फोर्स लगा के इसे रोका नहीं जा सकता है। ठीक है, मिनिमम फोर्स का कॉन्सेप्ट सीखा हमने। अगला देखो, a uniform meter rule is pivoted at center and a weight of 100 gram force is hung at 0 centimeter. At what location 20 gram force, 400 gram force must be hung to balance the rod?
अब देखो सवाल को बदल दिया, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसी का उल्टा सवाल है। पहले क्वेश्चन में क्या दिया था कि 60 सेंटीमीटर मार्क पे रॉड को बैलेंस करना है, कितना वेट लगाया जाए। इस क्वेश्चन में देखो, नए क्वेश्चन में क्या दिया है, 400 ग्राम फोर्स टांगनी है, ये तय है, फोर्स दे दिया है, लेकिन किस जगह पर टांगनी है ये नहीं दिया है। पहले आर दिया था, डब्ल्यू नहीं दिया था, डब्ल्यू दिया है, आर नहीं दिया है, कॉन्सेप्ट वही है। सवाल को ठीक से पढ़ने के बाद आप मीटर रूल है तो 0 सेंटीमीटर और यहाँ पर बेटा 100 सेंटीमीटर मार्क करिए। मिड पॉइंट से पाइवोटेड है मतलब उसे 50 सेंटीमीटर करिए। रॉड का वेट बनाने के बारे में बिल्कुल विचार करिए, हमेशा बनाइए। बस अगर रॉड का अपना वेट पाइवोट से पास हो गया तो रॉड के वेट की वजह से कोई टॉर्क नहीं आएगा, इसलिए इसे पिक्चर में लेंगे नहीं, भूल जाते हैं इसे, लेकिन फिर भी काम तो वो कर ही रहा है, तो दिखाने की आदत होनी चाहिए। फिलहाल 0 सेंटीमीटर के मार्क पर आप पाएंगे कि एक वेट टांगा गया है जैसा सवाल में दिया गया है, और वो है बेटा 100 सेंटीमीटर का। ठीक, अगला कह रहा है कि किस लोकेशन पर 400 ग्राम फोर्स टांगे की बैलेंस हो जाए। तो लॉजिकली आप देखेंगे इस तरफ तो वेट टांगना नहीं, वेट तो राइट में ही टांगना है। कहाँ टांगेंगे हमें नहीं पता, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ टांगते हैं, और यहाँ को कह देते हैं कि पाइवट से बेटा x ये सेंटीमीटर की दूरी पर है। और कितना फोर्स टांगा गया है, तो हम कहेंगे 400 ग्राम फोर्स। तो लॉजिकली बैलेंस हो गई। तो जब रॉड बैलेंस्ड होगी एट बैलेंस्ड कंडीशन, ये सब लिखिए पेपर में, आगे टीचर को पता रहे कि आप क्वेश्चन को बैलेंसिंग के हिसाब से सॉल्व करने जा रहे हैं। एट बैलेंस्ड कंडीशन इसका टॉर्क देखें, बेसिकली पाइवोट से 0 सेंटीमीटर की जो डिस्टेंस है वो 50 सेंटीमीटर की है, तो जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है वो इतना है 100 × 50 F × R, और जो क्लॉकवाइज टॉर्क है वो इसकी वजह से आएगा, फोर्स है बेटा 400 और डिस्टेंस है बेटा x, 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, x की वैल्यू आएगी बेटा 50/4, 50/4 जो होगा वो 12.5 सेंटीमीटर बनेगा। 12.5 सेंटीमीटर का अर्थ हुआ ये डिस्टेंस 12.5 सेंटीमीटर है, लेकिन ये मार्किंग 12.5 नहीं है। 50 से 12.5 आगे यानी 62.5 सेंटीमीटर, ऐसे सवाल खूब पेपर में आते हैं जहां पे कहता है एट व्हाट लोकेशन द फोर्स मस्ट बी अप्लाइड, और उसमें बच्चा x की वैल्यू 12.5 सेंटीमीटर निकालकर आंसर भी 12.5 लिख देता है, जबकि आंसर 62.5 है। उसने कितनी डिस्टेंस पाइवट से होगी ये नहीं पूछी है सवाल में, उसने पूछा है एट व्हाट लोकेशन, यानी स्केल की मार्किंग में कितने सेंटीमीटर की मार्किंग दिखाई देगी। तो लोकेशन का मतलब मार्किंग है, और सेपरेशन फ्रॉम पाइवट का मतलब ये x है जो हम लिख रहे हैं। टॉर्क की कंडीशन को सॉल्व करते हुए सिर्फ ये x ही पाया जा सकता है, और फिर डायग्राम में चेक करके हम वो लोकेशन निकालेंगे। तो इसका अगला सवाल देखें। A uniform half meter rule is pivoted from center, जो भी इसका सेंटर है। उसके बाद कह रहा है कि 100 ग्राम फोर्स is hung at 0 centimeter and 20 gram force is hung at 60 centimeter. Find where should 200 gram force must be hung to balance the rod. कहाँ रॉड को टांगा जाए कि रॉड बैलेंस हो जाए। सवाल को बहुत ध्यान से सुनो और पढ़ो। तो कह रहा है कि यूनिफॉर्म हाफ मीटर रूल है। जिसने भी सवाल को ठीक से नहीं पढ़ा गलती करेगा। गलती इसलिए कि इस बार मीटर रूल ना देकर के बेटा हाफ मीटर रूल दिया है। अर्थ ये निकल कर आता है कि आप कहीं पर 0 सेंटीमीटर मार्क करेंगे, ये 60 नहीं 30 सेंटीमीटर, ठीक। तो कहीं पर आपको 50 सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा, क्योंकि अब हाफ मीटर हो गया तो हाफ मीटर तो 50 सेंटीमीटर का है। तो जो पाइवट होगा वो सेंटर पर होगा, और सेंटर कितना होगा बेटा 25 सेंटीमीटर पे, क्योंकि तुम जानते हो कि रॉड का अपना भी वेट है,
पर वो उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर ही काम कर रहा है, तो वेट ऑफ रॉड यही काम कर रहा है। और जब भी कभी फोर्स पाइवट से ही पास होती है तो उसकी वजह से कोई टॉर्क नहीं आता, तो रॉड भारी हो या हल्की हो अपनी वजह से तो रोटेट नहीं करेगी। एक फोर्स है जो कि 100 ग्राम फोर्स की है, उसे ओशन में 0 सेंटीमीटर पे लटकाया गया है, और जो 20 ग्राम फोर्स की फोर्स है वो बेटा 60 नहीं है 30 है, सॉरी 30 सेंटीमीटर पर टांगी गई है, तो इससे 30 कर देते हैं, और 20 ग्राम फोर्स का फोर्स टांगा गया है। अभी तो बैलेंस नहीं दिख रही है, इसका डिस्टेंस भी ज्यादा है, फोर्स भी ज्यादा है, इसका डिस्टेंस भी कम है, फोर्स भी कम है, तो लॉजिकली अभी तो काउंटर क्लॉकवाइज घूमने वाली है। तो कह रहा है कि अब बताओ कि 200 ग्राम फोर्स कहां टांगा जाए, कहां का मतलब x नहीं पता, तो मुझे ये तय करना है कि पाइवोट के लेफ्ट में या राइट में। तुम जानते हो कि पाइवोट के लेफ्ट में ही टांगना है यार, सॉरी राइट में ही टांगना है, लेफ्ट में कैसे टांगोगे भाई, इसकी दूरी ज्यादा, फोर्स भी ज्यादा तो टॉर्क भी ज्यादा, इसकी दूरी कम, फोर्स भी कम तो टॉर्क भी कम, तो इवेंचुअली घूमने तो काउंटर क्लॉकवाइज वाला है। इससे रोकने के लिए जो फोर्स होगा वो राइट साइड में लगाया जाएगा, हमें नहीं पता कहां लगाया जा रहा है, लेकिन जो लगाया जा रहा है वो 200 ग्राम फोर्स लगाया जा रहा है। कितनी दूरी पर लगाया जा रहा है, x दूरी पर लगाया जा रहा है। तब तो तय हो गया कि ये दोनों क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे और वो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, तो एंटी क्लॉकवाइज वाला और क्लॉकवाइज वाले आपस में बराबर होंगे, तो हम लिखेंगे इक्विलिब्रियम की कंडीशन, ध्यान दीजिएगा। इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपस में बराबर होंगे। बराबर करने के लिए जब आप एंटी क्लॉकवाइज वाला टॉर्क लिखेंगे तो 100 × 50 लिख देंगे, क्लॉकवाइज वाला लिखेंगे तो बेटा 20 × 5 लिख देंगे, देखिएगा 15 100 × 25, ध्यान दीजिएगा ये बीच की दूरी 15 ना होकर 25 सेंटीमीटर है ये, ठीक है, और 20 ये, और 30 और 25 के बीच की दूरी कितनी है बेटा 5, प्लस यहाँ कितना है बेटा 200 इनटू डिस्टेंस कितनी है पाइवोट से x, और ये बराबर है तो बात खत्म हो गई। यहाँ क्या लिखना है बेटा 2500, और यहाँ क्या लिखना है बेटा 100, प्लस क्या हुआ बेटा 200x, इसको उधर भेज दो, तो जब लिखोगे 200x इक्वल टू 2400, 2 0 से 2 0 कैंसिल, x की वैल्यू आ गई बेटा 12 सेंटीमीटर। ध्यान रखना अभी x आया है, x आने का मतलब होता है कि हम पाइवोट से कितनी दूरी पर हैं ये लिखा गया है, अभी हमने ये नहीं लिखा है कि एग्जैक्ट मार्किंग कौन सी। तो देखो बेटा हमारा आंसर है 12 सेंटीमीटर का। अगर ये डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर की है तो 25 में से 10 जोड़ोगे 35 आएगा, और 2 जोड़ोगे तो 37 आएगा, यानी मार्किंग अगर तुम देख रहे होगे तो मार्किंग बेटा आपके लिए 37 आ रही होगी। दिस इज द सिंपल मार्किंग, और ये क्वेश्चन बन गया आपका। आई होप आसानी से समझ आने वाले क्वेश्चन से, कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं है सवालों में। एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं उस पर, ठीक, तो डायरेक्ट यही बना देता हूं। स्केल बेटा आपके लिए 0 सेंटीमीटर का है और 100 सेंटीमीटर का है, और उसको पाइवट भी हम लोगों ने 50 सेंटीमीटर पर ही कर रखा है। 50 सेंटीमीटर पर पाइवट करने से आपने 0 पर फोर्स लगाई, आपने यहाँ फोर्स लगाई, आपने यहाँ फोर्स लगाई, और आपने यहाँ फोर्स लगाई। मान लीजिए कि ये फोर्स 100 ग्राम फोर्स है और ये फिर 400 ग्राम फोर्स है। ये मान लीजिए कि 20 सेंटीमीटर है और ये 60 सेंटीमीटर, ये 200 ग्राम फोर्स है, और ये है F। तो कहा जा रहा है कि F रॉड इज बैलेंस्ड, देन फाइंड F। अगर रॉड बैलेंस्ड है तो F फाइंड करें कितना होगा। F को फाइंड करने के लिए बड़ा आसान तरीका है इसे निकालने का। आप जानते हैं कि ये दोनों फोर्सेस एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करेंगी, और ये जो दोनों फोर्सेस हैं ये क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करेंगी। एंटी क्लॉकवाइज वाले का सम क्लॉकवाइज वाले के बराबर आने वाला है, तो बराबर ही कर देते हैं। देखो सबसे पहले ध्यान से देखना बेटा, जो डिस्टेंस पाइवट से पहली फोर्स की है वो पूरी 50 है, और डिस्टेंस दूसरी फोर्स की 30। मार्किंग 20 जरूर है, और जो सेपरेशन पाइवट से वो 30 और 50। उसी प्रकार से इसका सेपरेशन देखोगे 10 का है,
और इसका सेपरेशन देखोगे तो 50 का, तो ये रहा 10 और ये रहा 50। तो सॉल्व करते हैं। एंटी क्लॉकवाइज वाला टॉर्क जो होगा वो 100 × 50 होगा, प्लस अभी दूसरा फोर्स बाकी, तो दूसरा फोर्स बेटा कितना है 400, उसका सेपरेशन कितना है बेटा 300 इक्वल टू, यहाँ देखें फोर्स कितना है 200, सेपरेशन कितना है 10, प्लस दूसरा फोर्स पता नहीं F, लेकिन सेपरेशन कितना है बेटा 50। तो इन्हें सॉल्व कर लीजिए। जब आप इन्हें सॉल्व करेंगे तो आप लिखेंगे बेटा 5000 प्लस ये 12 हो गया और 4 जीरो आपके सामने लिखे हुए हैं। यहाँ देखिए क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है 2000 और यहाँ लिखा हुआ है 50F। इस 2000 को उठा के लेफ्ट में ले जाइए, तो आप लिखेंगे 50F इक्वल टू 1240 प्लस 5000 माइनस 2000, तो माइनस कर लो भाई, 1240 प्लस 3000, तो आप जोड़ लो इसको, 1 2 3 0 ऐसे ही आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 1 2 आ जाएगा। F की जो वैल्यू होगी वो होगी 1 2 3 और उसके बाद 3 zeros और डिवाइडेड बाय 50। आप इसको काट दीजिए एंड यू विल गेट द अमाउंट ऑफ फोर्स 12300 डिवाइडेड बाय 5 ग्राम फोर्स। इतना फोर्स लगाकर तब जाकर आप इसे रोक पाएंगे। आई होप आसान सवाल है, हो गए होंगे। तो इसी तरह के सवाल आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में आते हैं। इन सवालों में एक वैरायटी बचती है वो जहां पर पाइवट अपने सेंटर पॉइंट पर ना होकर उसके लेफ्ट या उसके राइट में शिफ्ट होता है, जिसकी वजह से रॉड अपने वेट की वजह से ही टॉर्क प्रोड्यूस करती है और रोटेट हो जाती है। दूसरा आता है जहां रोटेशनल और ट्रांसलेशनल दोनों तरह के इक्विलिब्रियम एक साथ डिस्कस किए जाएंगे, उनके बिना, दो इक्वेशंस के बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए हम आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल आज जो है वो सिंपल क्वेश्चंस की बारी थी, या सिंपल टॉर्क बैलेंसिंग कैसे की जाती है ये उनकी बारी थी। तो आज हमने टॉर्क बैलेंसिंग के खूब सारे सवाल किए, जिनमें एक सेंट्रल आइडिया, कोर आइडिया हमने सीख लिया कि टॉर्क बैलेंस करते वक्त टॉर्क को एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज कैसे देखते हैं, साथ ही साथ उन्हें कैसे बैलेंसिंग की इक्वेशन लिखते हैं, कैसे ऐड करते हैं और कैसे दूसरे साइड ले जाते हैं। फिलहाल आज के लेक्चर को यहाँ ओवर करने का समय आ गया है। द लेक्चर इज ओवर नाउ, काम खत्म, पैसा हजम। साउथ सिटी पीसीएमबी को बेटा प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि हम लगातार आपके लिए आईसीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग लेक्चर्स लेकर आ रहे हैं। आपके लिए वैसे भी यूट्यूब पे लेक्चर्स अवेलेबल नहीं है, हम आपको यहाँ पूरे साल का कोर्स कराएंगे। आप हमें फॉलो करते रहिए, देखते रहिए और शेयर करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।